जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 73 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 12 मार्च 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे 135 टेस्ट हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ बताना है। एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 में रुपए में बेची गई। यदि यह पुस्तक 18.54 में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता, ये आपको बताना है। अब 15% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 15 और प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, और 5 या 15 और बी 5 100, यानी नीचे वाला है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर ऊपर वाला है ये लाभ, या फिर लाभ हो रहा है तो लाभ को दर्शाएगा, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस को दर्शाएगा। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 23 रुपए में बेचेगा। लेकिन वो बोल क्या रहा है, 20.70 रुपए में बेच रहा है, तो हमारे अनुसार तो 23 रुपए में बेच रहा है, तो 23 का मान है वो 20.70 आ गया। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 23 का इसमें भाग लगा दो भी। अब इसमें ये आपका चला जाएगा, 9 से आप काटोगे ना तो 9 से ये कट जाएगा, तो आपके पास में आ जाए 0.09, ये आ जाएगा भाई 0.09, यानी 2 के बाद में दशमलव आना है तो 0.09 हो जाएगा। अब यहां पे एक का मान ये इतना आ गया, तो आपको मान किसका चाहिए, तो आपको मान चाहिए 20 का। आपको मान 20 का चाहिए, तो 20 से गुणा करेंगे, 20 इंटू 0.09 का, तो ये आपके पास में आप 0 अगर इसका हटा दें अपन तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। भाई 0 हटा दो आप, यानी पॉइंट के बाद में 0 है तो इस 0 को हटा दो, तो 0 को हटाओगे यहाँ पे 7 है, तो ये 23 और ये 0.9 से कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये आ जाएगा, एक का मान कितना आ गया, तो एक का मान आपके पास में 0.9 आ गया। आपको चाहिए क्या, 20 का मान चाहिए। हमारे अनुसार क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो 20 का मान चाहिए, तो 20 इंटू 0.9, तो ये आपके पास में 0 और 9 दूनी 18, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य हमारे पास में 18 रुपए आ गया। अब क्रय मूल्य 18 रुपए आ गया, लेकिन यदि यह पुस्तक 18.54 रुपए में बेची जाती है, 18.54 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो भी 18 रुपए इसका क्रय मूल्य, 18.54 में बेची जाती है, यानी 0.54 का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ, 18 के ऊपर इंटू 100, तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 00 लगेगा। 00 से 00 कैंसिल, 18 एकम 18 और 18 तिया 54, तो 3% आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में आपको बतानी है। देखो भी आधी दूरी कहने का मतलब है भी 4, टोटल 8 किलोमीटर दूरी है, उसकी 4 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो 56 मिनट में तय करता है। नहीं, 8 किलोमीटर की दूरी 56 किलोमीटर पर घंटे में 56 मिनट के अंदर कवर कर लेता है। लेकिन आधी दूरी यानी 4 किलोमीटर की दूरी है वो कुल समय के 2/3 भाग, कुल समय अपने पास में 56 मिनट है, और इसका 2/3 भाग आप निकालोगे तो आपके पास में 56 इंटू 2 अपॉन में 3, तो ये इसके 2/3 भाग में तय करता है। तो बाद में शेष समय आपके पास में कितना बच गया, तो ये आपके पास में आ जाए 56 में से आप है वो 56 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 3।
अब इसमें से माइनस कर दो, शेष में आपके पास में आ जाएगा, शेष में कितना आ जाएगा 3, इसका एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 3 8 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16 168 माइनस में 6 2 12 और 5 2 10 और 1 11 यानी 168 में से 112 निकालोगे तो ये आपके पास में बचेगा 8 में से 5 गया 7, 8 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 6, कितना बचेगा भाई 6 और 6 में से 1 तो 5 और ये आपके पास में हो जाएगा 56 बचेगा, 56/3 यानी शेष जो टाइम बचा आपके पास में 56/3 मिनट बचा। ठीक है, अब इसके अंदर है वो इसमें घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हो ना तो ये 56 ये आ जाएगा आपके पास में 180 यानी 60 का भाग लगा दिया मैंने, तो ये आपका घंटे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब टोटल दूरी 8 थी, उसमें से 4 इसने कवर कर ली, अब रहेगी आपके पास में 4 किलोमीटर और अपॉन में 4 किलोमीटर की दूरी है वो 56/180 तो ये 180 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्रॉस करोगे कंटिन्यू, यहाँ पे ये हो जाएगा 14 एकम 4 एकम 4 और 14 चौके 56 और उसके बाद में इसको 2 से काट दो, 2 7 14 और 2 9 18 तो ये आपके पास मुझे 90/7 आ जाएगा अभी। अब 90 के अंदर है वो 7 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 12 7 84 और बच गया कितना अभी 6, वो ऊपर लिख दो और अपॉन में 7 हो जाएगा तो 12 से ही 6/7 आपके पास में किलोमीटर पर घंटे के अंदर इसकी चाल आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे और सी आता है 3 पे यानी एक एक बढ़ा कर इसने लिख दिया 2 3 और 4। इसी प्रकार से वाई ये आपका एक्स आता है 24 पे, वाई आता है 25 पे और जेड आता है 26 पे, तो एक आप बढ़ा के लिखोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 25 26 और 27, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या फिर किसके द्वारा दिया गया, तो जियोग्राफी शब्द है ये इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आदमी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया भी उसका अंकित मूल्य है वो x है, कोई दिक्कत नहीं है, और अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य x है तो 3/4 पर खरीदेगा तो 3x अपॉन में 4 पर खरीद लिया इसने, और इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब यहाँ पे x मान के करोगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, तो मैं इसको 100 मान के कर लेता हूँ भी, 100 मान के अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। मैंने मान लिया भी अंकित मूल्य 100 रुपए है तो इनका 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3/4 है वो 75 हो जाएगा भी, यानी 4 एकम 4 और 25 चौका 100 25 या 75, तो 3/4 75 यानी 75 रुपए में खरीद लिया। अब इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अंकित मूल्य 100 है और 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 ही होगा, और अधिक है तो इसका मतलब 115 के ऊपर उसने क्या है बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 25 और 25 से कितना अधिक है, 75 पे खरीदा था और 115 में बेच दिया, तो ये आपके पास में हो जाएगा 25 और 10 35 और 40 यानी 40 रुपए का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ भी, तो 75 के ऊपर हुआ इंटू 100, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 25 75 25 चौका 100 4 चौका 16 यानी 160 अपॉन में 3, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 5 15 बच गया कितना भी 1 10 3 3 9 बच गया 1 अपॉन में 3 यानी 53 से ही 1/3 जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी किसी वर्ग के अंतःवर्त के क्षेत्रफल और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए भी एक तो अंतःवर्त है, अंदरवर्त है और एक आपका परिवर्त है वर्ग के, यानी ये आपका वर्ग है और इस वर्ग के अंतःवर्त होगा यानी अंदरवर्त होगा, तो उसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, और एक आपका ये वर्ग है इसके परिवर्त है यानी इसके चारों ओर वर्त है, तो उसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा। तो जब अंदर वर्त है ना तो उस वर्त का जो व्यास है वो वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा, और अगर बाहर वर्त है तो उसके विकिरण के बराबर हो जाएगा भी। तो यहां से अपन एक प्रकार से इसमें बताना क्या है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफलों का यहाँ पे अनुपात बताना है, तो इसका एक प्रकार से वर्ग की भुजा मान लो भी, आप कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग की भुजा है वो मैं 2 मान लेता हूं भी, वर्ग की भुजा 2 मान लेता हूं, तो इसमें जो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसका यहां पे अपन देखें तो इसका जो भुजा है वो तो 2 है,
भुजा है वो वर्ग की वो तो 2 है, लेकिन इसका जो विकिरण होगा वो कितना हो जाएगा? तो आपको पता है अभी वर्ग का विकिरण क्या होता है, वर्ग का विकिरण है वो √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2√2 है ना, वो क्या है, इसका व्यास हो गया, यानी इस वर्त का व्यास हो गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो अपॉन में 2, तो 2 से 2 कटेगा तो √2 हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास में क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और ये 1 हो गया, और ये πr², ये 2 हो गया। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया अभी। अब इसके अंदर त्रिज्या कितनी है? इस वाले के अंदर अंतःवर्त के अंदर 1 है, और यहां पे परिवर्त है उसकी त्रिज्या अभी निकाली है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 और √2। अब इसका क्या कर दो, r² है तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो 1:2 है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन, यानी है से ह्वेनसांग हो गया और है से हर्षवर्धन हो गया। तो हर्षवर्धन के काल में, शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य हो जाएगा, मेक इन इंडिया का उद्देश्य हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 35 से विभाज्य है। 5 अंकों की ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 15, 21 और 35 से विभाजित होनी चाहिए। तो 15 को मैं लिख सकता हूं 5 × 3, और 21 को लिख सकता हूं 7 × 3, और 35 को लिख सकता हूं 5 × 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अपन बात करते हैं भी, यहां पे 5 सारी की सारी संख्या है वो 5 अंकों की है। अब इसके अंदर है वो भाग लगा के देख लो, भाग लगाओगे तो 7 का भाग लगा के देख लो, बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखनी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या है वो ये आपके पास 99,980 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। इस पे अपन क्या करते हैं, पहले 7 का डिवाइड रूल लगा दो और उसके बाद में 3 का, पहले तो 3 का ही डिवाइड रूल लगा के देख लो। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से हो गया और ये 3 से हो गया, लेकिन ये 8 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद में इसमें देखो भी, ये भी आपका क्या है 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। और यहां से देखें तो 3, 3, 3 और उसके बाद में ये 40 आ गया, तो ये भी 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, आपने 3 का डिवाइड रूल लगा दिया तो आपके पास में ऑप्शन ही एक बचेगा, 3 नंबर ऑप्शन, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप है वो इसका एलसीएम लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं भी, प्रत्येक संख्या के अंदर एलसीएम का भाग लगा के, ये सबसे आसान तरीका है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अभी इसमें आपको बताना भी यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, UNESCO, यानी यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपके पास में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का पूर्ण रूप हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी, x और y के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए x, y 5, 3 और 4, 6 से समदुरुस्त हो। अब देखिएगा, जो x, y वाला बिंदु है, इसको अपन एक बिंदु P नाम दे देते हैं। ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे समदुरुस्त है। ठीक है, तो इसका नाम हमने Q दे दिया, इसका नाम हमने R दे दिया। Q के निर्देशांक 5, 3 है, R के निर्देशांक 4, 6 है। ये दूरी बराबर है, PQ और PR बराबर हैं। तो दूरी सूत्र की सहायता से आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट लगेगा। तो आपको यहाँ पे PQ बराबर PR दे रखा है, PQ बराबर PR दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर भी बराबर होगा। होल स्क्वायर बराबर होगा तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो आपको पता है कि रूट हट जाएगा। क्या हटेगा? रूट हट जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में PQ का रिजल्ट
एक बार रूट हटा देंगे, एक बार लगा रहा हूँ मैं। तो इसके निर्देशांक आपको पता है एक्स कोमा वाई है, लगा देंगे। x2 माइनस में x1 PQ के लिए लिखेंगे तो 5 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में y का होल स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू रूट में पी आर के लिए लगाएंगे तो ये बनेगा 4 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस में y का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 5 माइनस में x, 5 माइनस में x का स्क्वायर बनेगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो 5 5 ये 25 प्लस में x की स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10x प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास कितना बनेगा बताइए, 3 दूनी 6y बनेगा बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर नीचे क्या निकलेगा, 4 माइनस में x का होल स्क्वायर 6 माइनस में y का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8x प्लस में 6 छके 36 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12y, 12y है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना 12y है। y की स्क्वायर से y की स्क्वायर, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखो 25 और 9 इधर है, इधर कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो भी, 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 34, चलो ठीक है निकाल देंगे 1 मिनट के लिए। माइनस के 10x है, माइनस के 6y है, माइनस के 6y है अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 34 माइनस के 10x माइनस के 6y बराबर 16 और 36 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, शायद 52 हो जाएंगे, 52 माइनस में 8x माइनस के 12y। तो x और y को एक तरफ कर लेते हैं एक बार के लिए, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, 4 से 12, 3 1 4 1 5, 52 सही है क्या, और इसको हमने जोड़ा है 30 और 4 34, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे है 8x, ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस का प्लस का बन जाएगा, एक साइड में लेके तो माइनस का 10x हमारे पास में है, ये इधर जाके प्लस का 8x बनेगा, माइनस का 6y है, इधर जाके प्लस का 12y बनेगा, और इधर 52 है, ये 34 को इधर भेज देते हैं, तो 52 में से 34 को घटाना है, यहाँ पे 52 में से 34 को घटाना है। अब देखिएगा माइनस का 2x और प्लस के 6y इज इक्वल टू 6, तो ये बच गए और 12, वो 6 और 12 18 हो गया क्या, 18 बच गए। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया आपके पास में 3y माइनस में x इज इक्वल टू 18, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, यानी आपके पास में 3y माइनस में x बराबर 9 आएगा, 3y माइनस में x बराबर 9, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में सरकार ने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 8 वर्ष से जो पुराने वाहन है ना, उनके ऊपर है वो ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है अभी सरकार ने। नेक्स्ट देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन, ये आपका करंट अफेयर 2019 का क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखो भी, मर्स कटिक नामक साहित्यकृति के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा शूद्रक, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। ये दो संख्याएं हैं ए, बी और सी, ये तीसरी संख्या है। अब तीसरी संख्या मैंने मान ली 100 है, तो उससे क्रमशः पहली संख्या तो 30% अधिक है, तो 100 का 30 यानी 30 ही होगा, तो 130 हो जाएगा। और दूसरी संख्या वो तीसरी से 80% अधिक है, तो यानी 180 हो जाएगा। तो इसका अनुपात आपको पूछा है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात पूछा है तो 13:18 आ जाएगा। दो संख्याओं का पूछा है तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, जैसे पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं,
उसी प्रकार से जलयान है ना, वो जल यानी समुद्र के अंदर है, वो समुद्र के अंदर तैरते हैं या फिर समुद्र के अंदर चलते हैं, जलयान, जल के यान। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, का वैश्विक मेजबान था, और इस वर्ष के दौरान उसकी जो थीम थी वो क्या थी भी? तो विश्व पर्यावरण दिवस की 2018 में थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है भी कालानुक्रम के अनुसार इसको सेट करना है। तो असहयोग आंदोलन है ये आपका 1900, असहयोग आंदोलन कब चला था भी? ये असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ था भी असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड 1922 को हुआ था भी। और भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका लगभग है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था भी, ये 1930 को हुआ था। तो इसको कालानुक्रम के अनुसार सेट करें तो सबसे पहले है वो आपका ए आ जाएगा, और उसके बाद में बी हुआ, और उसके बाद में डी हुआ, और उसके बाद में सी। तो ये आपके पास में सेट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखो भी ए, बी और डी और सी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो तख्त ए अकबरी है ये पंजाब के अंदर है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताने हैं। बेकिंग पाउडर होता है क्या है? तो NaHCO3 होता है भी बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो एक तो आपका सोडियम पाया जाएगा, और एक आपका हाइड्रोजन हो जाएगा भी, और एक कार्बन हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन हो जाएगा भी। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन यही तत्व पाए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे भी? तो ये हो जाएगा आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट देखो भी, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग है वो आपका जीवाणु के कारण होता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना आपको कितना है? तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भी? ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का। n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या। 11 भुजाएं हैं, 11-2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। और 9 का आप 180 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 0, 9 8 72, 7, 9 एकम 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16। तो ये आपके पास में 1620 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत की रैंक 15वीं थी भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक है वो असंगत है। तो हाथी है, बाघ है, भेड़िया है और तेंदुआ है। बाघ, भेड़िया और तेंदुआ ये मांसाहारी होता है भी। हाथी है वो शाकाहारी होता है, हाथी है वो शाकाहारी होता है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं थी? तो ये आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 के अंदर, उसमें है वो 15% से अधिक नहीं होगी, ये बोला गया है भी। जो मंत्री है ना, मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें तो हमें दे रखा है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस डैश डैश प्लस 1/99 गुणा 100। तो सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये वैल्यू दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/1 गुणा 2 को अपन लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/2 गुणा 3 को अपन 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अब अपन जोड़ते हैं
1/2 प्लस 1/6 को जोड़ेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम 6 आएगा तो ये बन जाएगा 3 + 1, यानी ये हमारे पास में रिजल्ट बनेगा 4/6, यानी इसको आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2/3 बनेगा। रिजल्ट कितना बनेगा? 2/3 बनेगा। अब आगे भी इसी प्रकार से है, ये बनेगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 को अपन लिख सकते हैं 2/3। आगे इससे आगे वाला स्टेप क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास में 1/3 × 4 वाला स्टेप बनेगा आगे। ये स्टेप आगे, इसके आगे जस्ट आगे आएगा, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? कोई बता सकता है? 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। तो यहां से लेके यहां तक का मान हमारे पास में कितना आ गया? 2/3 आ गया, प्लस ये आ गया 1/3 चौके 12। एलसीएम कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा, तो 3 4 बनेगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, 8 1 कितना होगा? 9/12। अब ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से एक स्टेप और ले लेता हूं मैं, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। यहां तक हमने हल कर लिया। आगे वाला स्टेप क्या आएगा? प्लस में 1/4 × 5, तो ये तो है 3/4। कितना है? 3/4। प्लस में 1/20 आ जाएगा, 4 5 20 होते हैं। एलसीएम आ गया 20, 5 ये 15 प्लस 1 कितना आएगा? 15 1 16/20। 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, 4/5 आएगा। यानी इससे क्या रिजल्ट निकला? यहां तक हमने हल किया है कि हमने 2 स्टेप को हल किया, पहले वाले 2 स्टेप को हल किया तो 2/3 आ गया, फिर 3 स्टेप को हल किया तो 3/4 आ गया, फिर हमने 4 स्टेप को हल किया तो 4/5 आ गया। आगे 5 स्टेप को हल करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कितने हैं? n स्टेप को हल करूं मैं, इस प्रकार से मान चलता जाए और n स्टेप जाए तो अपन इसको किस प्रकार से हल करेंगे? n और n + 1 स्टेप ये लिखेंगे। तो ये कहां तक है ये बताइएगा, ये कहां तक है? ये हमारे पास में जैसे ये चल रहा है ना, 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाएगा और ये जाएगा 99 तक। 99 पद है इसके, कितने हैं? 99 है, तो अपन लिखेंगे 99 अपॉन में 99 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 99/100, और 99 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.99। कितना आएगा? 0.99। ऑप्शन नंबर 4 मैच हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। एक निश्चित बल 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें, और अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, यह भी आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अपन पहले इसमें एक्सीलरेशन ज्ञात कर लेते हैं, यानी त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन यानी त्वरण A बराबर क्या होता है? V माइनस में U अपॉन में T होता है। V ये फॉर्मूला होता है इसका। V क्या होता है? V होता है अंतिम वेग, और U होता है प्रारंभिक वेग, और T होता है समय। तो यहाँ पे 5 इसने दे रखा है, अभी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग कौन सा हो गया? 5, और यहाँ पे अंतिम वेग कौन सा हो गया? 10 हो गया। तो V माइनस यू यानी 10 माइनस में 5 अपॉन में क्या आ जाएगा? समय कितना है? तो 2 सेकंड तक कार्य किया जाता है, तो 2 आ जाएगा। तो ये है आपके पास में एक्सीलरेशन यानी A त्वरण बराबर है। तो 10 में से 5 गया 5, और 5 में भाग दोगे 2 का, तो ये आपका त्वरण कितना आ जाएगा? तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 है वो आपका त्वरण आ गया। चीजें समझ पाए? आगे इसने ये बोला है भी लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करना है। अब बल का परिणाम ज्ञात करना है तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। F होता है फोर्स, और m होता है द्रव्यमान, और a होता है त्वरण। तो यहाँ पे अपन
फोर्स यानी बल ज्ञात कर लेंगे, बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान कितना है 10 kg है, तो ये हो गया 10 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, तो ये है आपके पास में 2.5 यानी त्वरण है 2.5 अभी आपने ज्ञात किया है। तो 10 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 25, और जो बल है वो किस में मापा जाता है तो न्यूटन में मापा जाता है, तो 25 न्यूटन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इसने कहा है यदि समान बल से 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण से अपन इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस में 80, u प्लस में 80, ये आपका न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। अब v तो आपको पता ही है, जो आपका सेकंड वेग होता है एक प्रकार से अंतिम वेग मानते हैं, और u है वो आपका प्रथम वेग होता है। तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा v बराबर क्या आ जाएगा, u कितना है, प्रथम वेग कितना है तो 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 इंटू प्लस आएगा 5 प्लस में आपके पास में आ जाएगा 5 प्लस में a कितना है त्वरण यानी 2.5, तो 2.5, और अब है वो समय कितना है तो 5 सेकंड तक है, तो 5 से गुणा करवा दो, 25 5 125 होते हैं, तो ये आ जाएगा 12.5 और 12.5 में 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा भाई 17.5 आ जाएगा, जो कि देख लो कौन सा आंसर आपका। तो इसके अंदर है वो अपने बल निकाला था 25 न्यूटन, जो कि आ गया 25 न्यूटन, और अंतिम वेग आपको पूछा था 17.5 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था भी, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज करते थे भी। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। सिलिकॉन चिप का तृतीय पीढ़ी के अंदर यूज किया गया। प्रथम पीढ़ी के अंदर है वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था भी। ठीक है, और यहां पे वैक्यूम ट्यूब है वो प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, और सिलिकॉन चिप का तृतीय पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया P 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है, Q 30 सेकंड में समान दूरी तय करता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड बाद P है वो Q से कितना आगे निकल जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहले इसकी P की और Q की चाल निकाल लेते हैं भी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में कितनी है 300 है, और P की समय कितना लग रहा है 20 लग रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल करो, और ये आपके पास में 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा P की चाल। Q की चाल कितनी हो जाएगी, तो Q की चाल है वो 30 सेकंड समय लगता है, तो दूरी कितनी है 300 मीटर है, 30 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो कहने का मतलब है भी P है वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ लगाता है, और Q 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं तो सापेक्ष चाल है वो दोनों की घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, दोनों है वो एक ही दिशा में जाते हैं, तो सापेक्ष चाल घटेगी। तो 15 माइनस में 10 यानी सापेक्ष चाल आपके पास में कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, तो 4 सेकंड के बाद में आपको पूछा भी P है वो Q से कितना आगे निकल जाएगा, 4 सेकंड में कितना दौड़ लगा देगा, तो ये हो जाए 4 5 20 यानी 20 मीटर है वो आगे निकलेगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। ये है 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21, तो आपका आ जाएगा U। 21 पे क्या आ जाएगा U, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है x का संभव मान आपको बताना भी क्या होगा। तो यहां से द्विघात समीकरण है ये, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में क्या आपके पास में 3 है, तो इनके टुकड़े कर लो भी। तो ये आपके पास में मुझे 4x की स्क्वायर और 4x की स्क्वायर, और ये आपके पास मुझे माइनस का 6x और फिर माइनस का आपके पास में आ जाएगा 2x, और 6 2 12, 6 2 8 हो जाएगा, और प्लस में 3। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आएगा, तो यहाँ पे कॉमन आपके पास में 2x आएगा भी, 2x 2 2 4 यानी 2 बचेगा, और माइनस में 2 3 6 यानी 3 बचेगा, तो ये बचेगा 2x माइनस में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में कॉमन क्या आएगा, तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास में हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस 3, तो ये आपके पास में 1 तो हो जाएगा 2x माइनस में 1, और 1 आपके पास में हो जाएगा 2x माइनस में 3,
तो यहाँ पे देखें तो ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो इसमें भाग लगाओगे तो 1.5 आएगा, और एक के अंदर है वो भाग लगाओगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, x के संभावित मान आ जाएंगे 1.5 और 0.5। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश में संचरित होता है, तो प्रकाश है वो क्षैतिज रेखा के अंदर या फिर उद्ध्रुव रेखा के अंदर या फिर वक्र रेखा के अंदर या फिर सीधी रेखा के अंदर। तो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन होता है भी, प्रकाश है वो सीधी रेखा के अंदर है वो गमन करता है, या फिर बोले भी सीधी रेखा के अंदर है वो संचरित होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? तो उसे दुर्बलता मंडल बोलते हैं भी, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, दुर्बल ताप मंडल बोलते हैं। दुर्बल यानी कमजोर, ताप यानी ताप कमजोर हो जाता है, मंडल यानी दुर्बल ताप मंडल बोला जाता है। जो अपना भूप्रावरण है, अपना जो वातावरण है, उसका ऊपरी पार्ट है क्या कहलाता है? दुर्बल ताप मंडल कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, Q आता है 17 पे, और 17 से O हो गया, कहने का मतलब 2 माइनस कर दिया, और यहां पे थोड़ा सा इस प्रकार से लिख कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास में Q V Z F और G, और यहां पे आ जाएगा O M F A V A U। तो यहां पे देखें तो कौन सा नियम लागू हो रहा है अभी? इसके अंदर है वो Q 17 पे आता है, V आता है आपका 21 पे, 22 पे, ये 26 पे आता है, और F आता है आपका 6 नंबर पे, F 6 नंबर पे, G आता है 7 पे। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे G आता है 7 पे, 7 में आपने 8 जोड़ा, 7 और 8 15, 15 पे O आ गया। इसी प्रकार से 6 में मैंने 7 जोड़ा, 6 और 7 13, और इसी प्रकार से 26 पे, यानी ये आपका 26 पे आता है Z, और 26 में मैंने 6 जोड़ दिया तो 6 पे F आ गया, और 22 पे मैंने 5 जोड़ूंगा तो 22 में 5 जोड़ूंगा तो ये 27 पे A आ गया, और इसी प्रकार से अब मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो 17 और 4 21 हो गया। तो इसमें आपके पास में यहां से चलेगा तो पहले 8 जोड़ेगा, तो 19 और 8 कितने हो जाएंगे भी? तो 19 और 8 है वो आपके 27 हो जाएंगे, और 27 पे क्या आएगा? A आएगा। और अब जोड़ूंगा मैं 7, तो W में 7 जोड़ूंगा यानी 23, 23 और 7 आपके कितने हो जाएंगे भी? तो 23 और 7 30, और 30 पे कितना आ जाएगा भी? 30 पे 4 आ जाएगा क्या? D आ जाएगा। और उसके बाद में इसके अंदर है वो 6 जोड़ूंगा, 26 और 6 20 और 6 26 Z आ जाएगा, और उसके बाद में 5 जोड़ूंगा तो 14 और 5 19, और 19 पे आपका आ जाएगा S। तो उसके बाद में R 18 पे आता है, और 18 में 4 जोड़ूंगा, 18 और 4 22, 22 पे आ जाएगा V। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है एक निश्चित धनराशि 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं भी? पहले अपन धनराशि ज्ञात कर लेते हैं। धनराशि ज्ञात करेंगे तो इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, तो ये हो जाए 6 चौका 24, और 24 और 1 25 यानी 25/4, और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये 1/16 हो जाएगा भी, 1/16 हो जाएगा। तो इसके अंदर ब्याज आपको कितना दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज में 49 ब्याज आपको दे रखा है, 4,913 रुपए चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो इसके अंदर है वो मैंने कोई धनराशि यानी 3 वर्ष का समय ब्याज वो 3 वर्ष का दे रखा है, समय 3 वर्ष का दे रखा है, तो 16 की क्यूब है वो अपन यहाँ पे धनराशि मान लेते हैं भी, 16 की क्यूब मान लेते हैं। तो 16 की क्यूब कितनी हो जाएगी? ये 4096 है, तो 16 की क्यूब है, तो ये 1/16 लगेगा इसके ऊपर, और ये पहले दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए 1/16 लगेगा, और यहाँ पे भी 1/16 लगेगा। तो 1/16 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा भी? 256, यहाँ पे भी 256, और यहाँ पे भी 256। उसके बाद में इस पे 1/16 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/16, तो ये आपके पास में हो जाएगा 16, और इस पे भी 1/16 लगेगा तो ये भी 16 आ जाएगा, और
तीसरे साल के ऊपर डायरेक्ट लगेगा तो ये 1/16 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो अब हमारे अनुसार देखो भी, हमारे अनुसार है वो नहीं, एक निश्चित धनराशि 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 49 यानी 4,913 हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपको मिश्रधन दे रखा है, ये आपको 4,913 मिश्रधन दे रखा है। तो हमारे अनुसार टोटल मिश्रधन कितना हो रहा है, तो हमारे अनुसार भी टोटल मिश्रधन है वो ये 4,913 ही हो रहा है, 4,913 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4,913 बराबर 4,913। तो हमने जो राशि मानी है ना, यानी एक का मान आपके पास में 1 आ गया, तो इसका मतलब आपको मान किसका चाहिए, 4096 का चाहिए। आपने धनराशि 4096 मानी है, तो एक का मान 1 है, तो 4096 का मान है वो कितना हो जाएगा, 4,096 ही होगा भी। तो धनराशि यही रहेगी। अब साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो पहली लाइन के अंदर आया है ना वो साधारण ब्याज आपका, तो पहली लाइन के अंदर साधारण ब्याज कितना है देख लो भी, 256 प्लस में 256, 6 6 12 6 18 और उसके बाद में 1 5 10 15 15 और 1 16, 1 2 4 6 और 1 2 4 6 और 1 7 यानी 768 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको मानक विचलन की गणना करनी है भी। अब इसके अंदर आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, समांतर माध्य ज्ञात कर लो इनका। तो समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो राशियों का योग करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, और 45 के अंदर है वो राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे आपके पास में जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपके पास में x बार का जो मान आया है वो कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस 9 में से आपको क्या है, प्रत्येक संख्या को माइनस करना है। मानक विचलन निकालने के लिए आपको 9 में से प्रत्येक संख्या माइनस करते जाना है। तो 9 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये आपके पास में 5 आ जाएगा। और फिर 9 में से 7 माइनस करूंगा 2 आ जाएगा। और फिर 9 में से 9 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। और 9 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस का। और फिर 9 में से 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब इन संख्या का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। इन संख्या का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 25, 4 और 0, 1 और 36। अब इसका योग कर लो, और योग करोगे तो ये आपके पास में 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66, 66 आ जाएगा। अब संख्याएं कितनी है, योग किया 66 आया, संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं आपके पास में 5 है। तो 5 का आप इसमें भाग लगा दो। 5 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 13 5 65 और उसके बाद में 13.2 आ जाएगा। अब 13.2 आ जाएगा। आपको क्या है, मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन बराबर हो जाएगा आपके पास में 13.2 का इसके अंदर है वो रूट निकाल लो। 13.2 का रूट निकाल लो, जो बाहर वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, मानक विचलन होगा। तो 13.2 का रूट निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 3.633 इतना आएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले इसका समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। जितना समांतर माध्य आए उसके बाद में इन आंकड़ों को क्या है, समांतर माध्य से माइनस कर देना है। फिर उन आंकड़ों का माइनस करने के बाद में जो आपके पास में संख्या आएगी उस संख्या का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करके आप जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में मानक विचलन निकालने के लिए उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, योग करने के बाद में टोटल जो वैल्यू है उसका भाग दे दो भी। टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 का भाग दे दिया, 13.2 आ गया। अब मानक विचलन बराबर क्या होगा, तो इसका रूट निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3.633। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में ए बराबर 5 है तो ए की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन में ए की पावर 3 का मान आपको ज्ञात करना है। अब अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, क्यूब करेंगे, सॉरी, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो अपन जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b का स्क्वायर, ये होता है। और नीचे सेम का सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे वाला तो रहेगा a का क्यूब रहेगा, ये रहेगा a का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर पहले से है तो आपको पता है कि घात 6 रहेगा। माइनस में 1 की घात 3 करें, 5 करें, 1000 करें, 1 ही रहेगा। और माइनस में 3a स्क्वायर यानी
स्क्वायर तो पहले से है, अरे इसका स्क्वायर करना तो एक की घात 4 हो जाएगा और b का मान 1 है और प्लस 3ab का स्क्वायर करेंगे तो 3 और a का मान a स्क्वायर है इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। अब हमें जिसका रिजल्ट निकालना है वो अपन थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। a की घात 6 माइनस में 1 अपॉन में a की क्यूब है और इसको मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं माइनस बाहर ले लिया मैंने और माइनस का 3a बाहर ले लिया, 3a स्क्वायर बाहर ले लिया, तो रिजल्ट यहाँ पे कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस में 1 बचेगा अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे a की क्यूब चल रहा है इज इक्वल टू 125 चल रहा है। अब ये पहले स्क्वायर नहीं था, पहले क्यूब नहीं था, ये डायरेक्टली मान था, तो जो a है वो इसके भाग में इधर जाके गुणा में लग जाएगा, यानी यहाँ से a स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 5 रिजल्ट आएगा। कितना आएगा, 5 रिजल्ट आएगा। तो a स्क्वायर माइनस में 1 का मान 5 आएगा, तो a स्क्वायर माइनस 1 का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो a की घात 6 माइनस में 1 अपॉन में a की क्यूब और माइनस में 3a और ये 5a है ना, तो 5a रख दिया, बाहर स्क्वायर है ध्यान रखना, अपॉन में 3a की क्यूब, a की क्यूब है, a की क्यूब से देखो ये a और a की स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल टू कितना चल रहा है, 125 चल रहा है। तो 5 दिए 15 इधर जाके प्लस का बन जाएगा 125 और 15 140, रिजल्ट कितना आएगा 140। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ये मान इसका आया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसमें पूछा गया भी निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक थे। तो ये क्लाउड शेनन हो जाएगा, अभी क्लाउड शेनन है, ये प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मैंने आपको एक बात हमेशा से बताता आ रहा हूं भी, मध्यानुपाती का जो रिलेशन होता है वो तृतीयानुपाती के साथ में वैसा ही रिलेशन होता है। जैसे आपके पास में जैसे दे दिया भी a अनुपात b और समान अनुपात b अनुपात d आएगा इस प्रकार से, यानी जो b है, जो यहाँ पे मध्यानुपाती है वही है वो आपका तृतीयानुपाती होगा भी। तो इसके अंदर है वो मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 3 रूट 8 प्लस में 3 रूट 3 और उसके बाद में ये आपके पास में समान अनुपात आ जाएगा और उसके बाद में मध्य अनुपाती आपको ज्ञात करना है, तो उसको मैं x मान लेता हूँ और यहाँ पे समान अनुपात आ जाएगा। और तृतीय अनुपाती का वही रिलेशन होता है जो मध्य अनुपाती का होता है, तो इसमें भी x आएगा और इसमें समान अनुपात आ जाएगा और 16 माइनस में 6 रूट 3 ये आ जाएगा। अब अंदर अंदर का गुणा करवा दो और बार बार का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 प्लस में 3 रूट 3 और उसके बाद में 16 माइनस में 6 रूट 3। अब इसका गुणा करवा दो, पहले 8 का गुणा करवाओ, तो 8 के साथ में 8 का 16 के साथ में गुणा करवाएंगे तो ये आपके पास में 128 हो जाएगा। और फिर 8 का इस 6 रूट 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो माइनस का 8 छिक्का 48 और ये रूट 3 आ जाएगा। फिर 3 रूट 3 का 16 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में प्लस का 16 × 48 48 रूट 3 और फिर 3 रूट 3 का और माइनस 6 रूट 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का और ये 6 × 18 और रूट 3 का रूट 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो रूट 3 ही हो जाएगा, 3 होगा और 18 × 3 = 54, तो ये आपके पास में 54 आ जाएगा। तो 48 रूट 3 प्लस का है और 48 रूट 3 है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो 128 में से आप 54 निकालोगे तो आपके पास में 4 और 12 में से 5 गया, 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 7। तो ये है आपके पास में एक्स की स्क्वायर बराबर में 74, स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा तो आपके पास में एक्स बराबर क्या आ जाएगा 74, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ लुप्त प्राय पौधे की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित है, निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है, तो ये रेड डेटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। BSI होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो लुप्त प्राय पौधे की सूची है वो किस नाम से प्रकाशित करता है, तो रेड डेटा बुक के अंदर है वो प्रकाशित करता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोना के नाम से जानते भी।
और आंतरिक जो पार्ट होता है, आंतरिक जो लेयर होती है वो कोर होती है भी। आंतरिक जो लेयर होती है उसका नाम कोर होता है, और सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहरी जो परत है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी यदि ए बी का 125% है, ए है वो बी का 125% है, तो बी को मैं 100 मान लेता हूं, तो यहां पे ए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा भी। यानी 100 का 125% तो 125% होता है, 125 ही होता है। अब यहां पे b है वो a माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b है यानी 100, और a माइनस बी कितना हो जाएगा भी, a के अंदर से b निकलेगा तो 25 बचेगा, और वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 का 100 के साथ में गुणा, तो 400% के बराबर है। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा युग्म असंगत है। संगीत संगीतज्ञ से संबंधित हो जाएगा, और समाचार पत्र है वो संपादक से संबंधित हो जाएगा, और कागज है वो किसमें लिखता है, कलम से लिखा जाता है, और संगीत को संगीतज्ञ लिखता है, समाचार पत्र को संपादक लिखता है, और कागज में कलम लिखती है बाज वायुयान। बाज है वो वायुयान है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसमें असंगत हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वायुयान। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, बाज और वायुयान, ये गलत हो जाएगा, ये इसमें असंगत है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 1 है, तो tan 2 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा, हमें चाहिए tan 2 थीटा का मान चाहिए। तो अपन जानते हैं tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा का मान चाहिए, बट हमें ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही है। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले इस रश्मि का एक रिजल्ट देगा, एक इधर जाके एक में से घटेगा, तो आपको पता है 0 आएगा। यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसका मान हमें चाहिए। इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, tan 2 थीटा बराबर 0 बटा कॉस 2 थीटा। अब बताओ, कॉस 2 थीटा का मान कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 है, तो रिजल्ट हमारा 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 ही रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आगे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो tan 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था, तो युवराज सिंह शामिल नहीं थे। वे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है और इनके विकर्ण का माप है वो 24 है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, जिनकी चारों भुजाएं समान हो। तो समचतुर्भुज के विकर्ण है वो समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं। भी ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, समान नहीं होते लेकिन समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं। तो ये इनके विकर्ण हो गया, समकोण के ऊपर समद्विभाजित करेगा। तो एक इसकी भुजा है वो 13 है, तो सारी की सारी भुजाएं 13 होगी, भी कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद में विकर्ण की माप 24 है, विकर्ण की माप 24 है, तो समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे समकोण बनेगा, और समकोण के सामने वाली भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भी, ये भुजा आपकी 12 आ गई, ये भुजा 13 दे रखी है, आपको आधार ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। और आपको पता है भी एक ट्रिपलेट अगर आप याद रखो तो ये हो जाएगा 5 12 13, 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आपका आधार कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें ये 5 आ गया तो ये भी 5 होगा भी,
तो 5 और 5 10। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने, विकर्ण क्या है? तो 24 इंटू 5 और 5 10। तो ये आपके पास में 12 बार खर्चेगा और 12 का 10 में गुणा करवाओगे तो 120 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको सरल करना है, तो यहां पे आपके पास में है 77 और अपोन में क्या आ जाएगा भी? 9 9 और 9, यानी जितने अंकों के ऊपर बार होता है ना उतने ही नीचे 9 लगाए जाते हैं। और भाग यहां पे क्या है भी? 7, और ये 33 के ऊपर बार है तो 33 नीचे बार हटाएंगे तो नीचे 9 लग जाएगा भी। ठीक है, अब 99 का 7 के साथ में गुणा करवा दो भी। 99 का 7 के साथ में गुणा करवाओ और ऊपर वाला जो 33 है ना वो जोड़ दो, तो 99 इंटू 7 तो आपके पास में 693 हो गया। कितना हो गया? 693। और 693 में आप प्लस करोगे 33 तो ये आपके पास में 726 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 77 अपोन में 999, और ये यहाँ पे क्या है? भाग का निशान है, तो गुणा का निशान करोगे तो संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 99/726। अब जो कट रहा है ना वो काट दो, 726 है ये, तो ये आपका 9 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9 9 एकम 9 और 9 एकम 9। उसके बाद में ये आपका 11 से कट जाएगा, और 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66, और उसके बाद में ये आपके पास में कटेगा नहीं, 11 से काटो तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 छिक्का 66, और उसके बाद में 6 66 11 छिक्की 66। अब 11 से काट दो, 11 छिक्का 66 और 11 7 77, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 से गुणा करोगे तो 7 अपोन में 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो 7/666, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 5 लड़के हैं जो कि B1 B2 B3 B4 B5 उत्तर की ओर मुआ करके एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। अब इसने बोला भी B1 तथा B3 के बीच में केवल 2 लड़के बैठे हैं, तो B1, ये रहा B1 1 और 2, और ये B3 आ गया, दोनों के बीच में क्या है? 2 लड़के बैठे हैं। B4 B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 है ना वो B3 के B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब B3 ये है और इसके दाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, तो इतने तो व्यक्ति नहीं है अभी, इतने आपके टोटल व्यक्ति नहीं है। B4 B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये पहला और ये आपका दूसरा हो गया, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? B4 आ जाएगा। आगे देखो भी B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का बैठा है। B2 और B5 के बीच में एक लड़का बैठा है, तो B2 को कहां पे बिठाए भी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए, लेकिन लड़के हैं कितने? टोटल 5 ही लड़के हैं, अभी 5 ही लड़के हैं। तो इसके अंदर अब इसमें B3 और B1 की सीट है वो चेंज कर दो आप। B3 और B1 की सीट चेंज करोगे तो यहां पे आपका आ जाएगा B3, इसमें आ जाएगा B3 और इसमें आ जाएगा आपका B1। अब इसने बोला भी B3 यानी B4 है ना वो B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो B3 ये रहा पहला और दूसरा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? B4 आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का है, और B5 है वो B4 का पड़ोसी नहीं है, तो B2 तो यहाँ पे आ जाएगा और B5 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है? तो बीचों बीच है वो B2 बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी स्टोरेज के लिए किसका यूज नहीं किया जाता? तो एडर का यूज नहीं करते भी, स्टोरेज के लिए एडर का यूज नहीं करते, लेस का यूज किया जाता है, और फ्लिप फ्लॉप का भी यूज करते हैं, और रजिस्टर का भी यूज किया जाता है, लेकिन एडर का यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के
पेपर की PDF है वो आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो भी नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना भी क्या आएगा, तो 261 फिर 252, तो इसमें आपने कितना माइनस कर दिया अभी, तो 11 में से 2 गया 9 माइनस कर दिया, यहाँ पे भी 9 माइनस कर दिया, और यहाँ पे सभी में 9 माइनस कर रहा है क्या, यानी 12 में से 9 गया, यहाँ पे सभी में 9 माइनस कर रहा है भी, तो 225 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, तो ये आपके पास में हो जाएगा 216। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी में 9 माइनस कर रहा है भी। आगे देखो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या 343 है, वो तो 7 की क्यूब होती है भी, और 243 है ये आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके अंदर है वो 337 है, ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 377 है ये आपकी 29 यानी 29 से विभाजित हो जाएगी, और ये 13 से भी विभाजित होती है भी, ठीक है। तो 337 है वो आपका अभाज्य संख्या आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून के अंदर है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरत मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरत मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी 3 तो मेन है, 3 मेन है और प्लस में 6 वो मेन है, और इस कार्य को 12 दिन के अंदर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, बराबर है 5 मेन है और प्लस में 4 वो मेन है, और इसी कार्य को ये 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 3 से गुणा करवाओगे तो 12 3 36, और 36 मैन प्लस में और 12 छिक्का 72 वो मैन, और बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 5 8 40 मैन, और प्लस में 8 चौका 32 वो मैन। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास में 36 को दूसरी साइड में लेके जाएं तो ये 4 मैन बचेगा, माइनस का हो गया, और 32 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये आपके पास में 0 और ये बचेगा 40, तो यहाँ पे आपके पास में 40 वोमेन हो जाएगी। तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये आ गया 4 मैन बराबर 40 वोमेन है, तो 1 मैन बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 मैन बराबर है वो 10 वोमेन हो जाएगी भी, 1 मैन बराबर है वो आपके पास में 10 वोमेन हो जाएगी। सही किया गया, 5 8 40, ठीक है, और 5 8 40 और 8 चौके 32, और ये हो गया 12 3 36 और 12 3 36, और उसके बाद में 12 छिक्का 72, तो ये आपके पास में 8 चौका 32, और ये 32 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0, और ये 40 बचेगा, और 36 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 बचेगा, ठीक है। 1 मैन बराबर 10 वो मैन हो गई भी। अब इसके अंदर आपको बताना है भी इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट को अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट को अपन है वो मैन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वोमेन 3 आदमी है, 3 तो आदमी है, प्लस में 6 वोमेन है, 6 आपका यहाँ पे वोमेन है। अब देखो भी 10 वोमेन है वो 1 आदमी के बराबर है, तो इसमें 1 वोमेन है वो 1/10 के बराबर होगी, 1/10 के बराबर होगी, तो 6 वोमेन कितने के बराबर हो जाएगी, तो इंटू 6, तो ये 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 मैन के बराबर हो जाएगी। तो इसमें 3/5 जोड़ दो भी, और ये कार्य है वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, और बराबर यहाँ पे क्या है 1 आदमी है वो x दिन में कंप्लीट करता है। अब इनको जोड़ोगे तो 5 3 15, 15 और 3 18, ये आ जाएगा 18/5, और 18/5 इंटू आपके पास में क्या है 12 है, तो इसको काटोगे 12 8 96 6, और 12 एकम 12 और 9 12 और 10 22 और 21 216, 216 के अंदर 5 का भाग लगा दो भी, तो ये आपके पास में मुझे 5 का 20, 1 16, 5 3 15, 1 अपॉन में 5, तो 43 से ही 1/5 आएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें x और z का उच्चतम मान बताना है भी आपको, तो इसको इस प्रकार से लिखो भी, यहाँ पे आपके पास में कोई संख्या है, यानी इसमें 2 है, उसके बाद में 9, और यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे 3 आएगा, और z और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, और इसका योग कितना हो रहा है 1770 हो रहा है। अब देखो भी इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा
5 और 3 8, 8 और 2 10, हैंसिल कितनी लग गई? 1 लग गई। अब देखो भी आपको अधिकतम मान बताना है, 3 तो पहले से है, 7 होना चाहिए मान, 7 होना चाहिए। तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो 3 पहले से है यहाँ पे और 1 हैंसिल है, 3 और 1 4 हो गया। और आपको करना कितना है? 7 करना है। 7 करना तो 4 और 3 7 होते हैं। तो मैं यहाँ पे x का मान है वो 3 मान लूँ, x का मान 3 मान लूँ, अधिकतम मान बताना है। और y का मान 0 मान लूँ भी, क्योंकि y का तो अधिकतम मान बताना नहीं है, y का मान यहाँ पे क्या मान लूँ? 0 मान लूँ। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब z का अधिकतम मान क्या आ सकता है? तो 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 16 होते हैं, 16। और यहाँ पे z का अधिकतम मान है वो 1 आ सकता है, z का अधिकतम मान 1 ही आएगा। तो 16 और 1 17 हो जाएगा। तो z का मान 1 आ जाएगा और x का मान है वो 3 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है भी आपको क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 10 और 4 14, 10 और 4 14, और फिर यहाँ पे कितने का? इसमें 10 फिर 14, उसके बाद में 24, और फिर आ गया 38, और उसके बाद में आ गया 62। तो इसके अंदर अपन बात करें तो 10 और 4 14 हो गया, 10 में और 4 जोड़ा तो 14 हो गया। और फिर 14 के अंदर है वो आप कितना जोड़ोगे? तो 14 के अंदर है वो हमने 10 जोड़ दिया तो 24 हो गया। या फिर ये कर सकते हैं 10 और 14, 10 और 14 24, और 24 और 14 38, और 38 और 24 62, 62 और 38 आप जोड़ लो तो ये आपके पास में 10 और 100 कंप्लीट 100 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। यानी पीछे वाली संख्या जोड़ रहा है, यानी 14 में मैंने 10 जोड़ा तो 24 आ गया, और 24 में मैंने 14 जोड़ा तो 38 आ गया, और 38 में मैंने 24 जोड़ा तो 62 आ गया, और 62 में 38 जोड़ूंगा तो 100 आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 3 बर्तन क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है, और उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता आपको ज्ञात करनी है, जिसमें सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सके। कहने का मतलब एक ऐसा माप तैयार करना है जो कि 204, 136 और 119 लीटर पानी से भरे हुए बर्तन हैं, उनको अपन क्या है? माप सके। तो यहाँ पे अधिकतम आपको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या है भी? HCF ज्ञात करना पड़ेगा आपको, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखिएगा जो 204 को भी डिवाइड कर दे, 136 को भी डिवाइड कर दे, और 119 को भी डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अपन बात करें 204, यानी 15 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। 15 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्यों? इसके पीछे 204 के पीछे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 15 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद में 19 है और 18 है, इनसे डिवाइड करके देख लो भी अगर इनसे डिवाइड होता है तो। या फिर आप ऐसे करो भी 204 है, 136 है और 119 है। अब इसके अंदर है वो अभाज्य गुणनखंड कर लो इनके, तो उसके बाद में भी आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 204, 136 और 19 का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना तो भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अब 204 है ना, 204 है वो आपका शायद 18 से डिवाइड नहीं होगा, अभी 18 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 18 का भाग नहीं जाएगा इसमें। और अगर अपन बात करें 19 का, तो 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा 204, तो इसका मतलब इसका भी भाग नहीं जाएगा। तो ओनली फॉर 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार, तो 17 से 12 बार डिवाइड हो जाएगा। और अगर अपन बात करें 136 के अंदर है वो भाग लगाकर देखें 17 का, तो ये आपके पास में 8 बार भाग चला जाएगा, और 119 में है वो 7 बार भाग चला जाएगा भी, तो 17 का भाग चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। 150% लाभ क्या हो जाएगा भी? 150 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में ये और भी कटेगा, क्या और कट जाएगा भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 तिया 6, और 3 से काटोगे 3 5 या 15, 5 से काटो 5 तिया 15 और 5 2 10। कहने का मतलब है भी 2 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है, और 3 रुपये का लाभ हो गया। तो यहाँ पे बेचेगा कितने में? 2 और 3 5 में बेचेगा। तो इसमें क्रय पहले क्या बताना है? क्रय मूल्य, और उसके बाद में विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो क्रय मूल्य 2 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये, तो 2:5, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, ये आपका करंट अफेयर का तो नहीं है भी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई से
खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो रावी नदी की खुदाई की गई थी 1920-21 में, तो जिसके कारण है वो हड़प्पा शहर मिला था भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसका मान ज्ञात करना है भी, तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं क्या, x यानी रूट x अपॉन में रूट 169 और बराबर में आपके पास में क्या है भी 0.05। अब ये रूट 169 है, ये 13 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, तो यहां पे ये 13 के रूप में बाहर आ गया और ये भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 5 65 हो जाएगा भी, 13 5 65 हो जाएगा, दशमलव 65, दशमलव क्या आ जाएगा 65। और यहां से क्या करते हैं, दोनों और क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो ये x रूट से बाहर आ जाएगा भी, रूट हट जाएगा और बराबर में यानी पॉइंट ये आ जाएगा 0.65 इंटू 0.65, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 0.4225। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम सेट करना है। तो सबसे पहले है वो मोहम्मद गजनी आया था भी, मोहम्मद गजनी पहले आया था बी, और उसके बाद में मोहम्मद गोरी आया था, फिर डी मोहम्मद गोरी आया था, और उसके बाद में चंगेज खां, और उसके बाद में तैमूर आया था भी। तो इस प्रकार से ये आपके पास में हो जाएगा बी डी सी ए, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। इसका कालानुक्रम के हिसाब से ये सेट होगा, पहले मोहम्मद गजनी और उसके बाद में मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां और फिर तैमूर लंग आया था भी। आगे देखो भी, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल है, यानी संविधान के अनुसार संविधान के तरीके से संचालन में क्या है विफल है, तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी और इंक्यूबेशन सेंटर कहां स्थापित किया है, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था तिरुचिरापल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। आधुनिक युग है उसमें भारत की जीडीपी के अंदर वृद्धि हुई है, तो निष्कर्ष क्या निकला, तो देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। अब आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, तो देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। तो जीडीपी क्या होता है भी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी आर्थिक गतिविधि है एक प्रकार से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, अगला निष्कर्ष है, सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है या फिर नहीं निभाती, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते भी। तो इसका पहला निष्कर्ष पालन कर रहा है, लेकिन दूसरा है वो पालन नहीं कर रहा है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, जबकि हमें साइन अल्फा और कॉस बीटा का मान दे रखा है। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का मान 1/√5, कॉस बीटा का मान 3/√10 प्लस कॉस अल्फा का मान पता नहीं है। कॉस अल्फा का मान कहाँ से आएगा, कॉस अल्फा का मान आएगा 1 माइनस में साइन अल्फा 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है। और साइन बीटा का मान कितना आएगा, साइन बीटा का मान आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, क्या ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर बीटा, ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से रखेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास में बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस में स्क्वायर करेंगे तो 1/5 बन जाएगा,
और ये बन जाएगा 1 माइनस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/10 बनेगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/√5√10 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में कितना बन जाएगा बताइए आप, 5 एलसीएम आएगा ना, √5 एलसीएम आएगा, तो 5 माइनस 1 4 बनेगा, तो √4 अपन में √5 बनेगा। इसी प्रकार से ये बनेगा √1 अपन में √10 बनेगा, हल करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 3 अपन में √5 √10 प्लस √4 का मान 2 आएगा, अपन में ये √5 है, ये 1 हो जाएगा और ये √10 है। एलसीएम क्या आएगा, √5 √10, तो ये आ जाएगा 3 + 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, √5 गुणा में √5 लिख सकते हैं, अपन में √5 एक है यहाँ पे, और √10 को लिख सकता हूँ मैं √5 √2 लिख सकता हूँ, तो √5 कट जाएगा, 1/√2। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर चल रहा है √2 1/। तो साइन की टर्म में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। तो यहाँ से अगर अपन लिखें, साइन से साइन कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, π/4, π/4 को अपन लिख सकते हैं 45 डिग्री। कितना लिखेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका ताम्र पाषाण है ना, ये नहीं आएगा अभी, पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और फिर आएगा नव पाषाण। ताम्र पाषाण है वो इन कालों पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपको n का मान बताना है। n का मान बताना तो ये हो जाएगा 3 की पावर n और इसके ऊपर है रूट बराबर में, ये आपके पास में रूट और ये 65 और 61 आ जाएगा। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, दोनों तरफ है वो वर्ग करूंगा तो रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 की पावर n बराबर में, ये आ जाएगा 65 और 61 आ जाएगा। अब 65 61 है वो किसके बराबर होता है, इसके अभाज्य गुण करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n बराबर में आपके पास में आ जाएगा 3 की पावर 8, यानी 3 की पावर 8 है और 6561 होता है भी। तो अब आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी बराबर कर दो भी, तो आपके पास में n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो ये है वो 4 के बाद में दशमलव है, तो 2 के बाद में दशमलव आ जाएगा, 25 है वो 5 के रूप में बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू यहाँ पे 225 है, 225 15 का स्क्वायर होता है और 2 के बाद में दशमलव है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 के बाद में दशमलव, तो 1.5 आ जाएगा और इंटू 625 है, 4 के बाद में दशमलव है, तो ये आपके पास में बाहर निकलेगा तो ये 0.25 आ जाएगा भाई, 0.25 आ जाएगा। अब आपस में गुणा करवा दो, आपस में गुणा करवाओगे तो 2 के बाद में यहाँ पे है और 1 बाद में ये और 2 के बाद में ये, टोटल 5 अक्षरों के बाद में है वो दशमलव आएगा भी, 5 अक्षरों के बाद में दशमलव आएगा, तो ये आपके पास मुझे 25 5 125, 25 5 125 और 125 को फिर आप करना है 15 से गुणा, तो 15 5 75 7, 15 2 30, 30 और 7 37, 30 और 7 37 3, और ये आपके पास में हो जाएगा 15 एकम 15 और 3 18, और कितने के बाद में, 5 के बाद में, तो ये आ जाएगा 0.0 फिर 0.1875, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इस त्रिभुज में आपको बताना भी इस आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 का दुगुना कर दो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से पूछे भी इसके अंदर बताओ भी कितने त्रिभुज हैं, तो इस प्रकार से पूछे
तो इसके अंदर है वो आपको त्रिभुज बताने हैं। तो ये इस प्रकार से टोटल देख लो भी 1 2 3 4, 4 का दुगुना कर दो 8, तो इसमें 8 त्रिभुज है भी, इसमें कितने 12, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है भी आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। आजकल विद्यालय के जो बच्चे हैं उसमें आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला, अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब अभिभावक है उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में अपन नहीं बता सकते भी, क्योंकि स्टेटमेंट में ओनली फॉर इतना ही बोला गया भी आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी अपन नहीं बता सकते। तो इसमें कोई सा भी निष्कर्ष वो पालन नहीं कर रहा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो खारे पानी के अंदर रहने वाले मगरमच्छ है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं भी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है भी, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल है वो इनको अलग करता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी सेना है वो सैनिक है वो सेना केंद्र होता है भी, सैनिक सेना केंद्र होता है। तो यहाँ पे छात्र या फिर अपन बोल सकते हैं भी विद्यार्थी वो कहाँ पे होता है, विद्यालय केंद्र होता है। तो विद्यार्थी है वो विद्यालय केंद्र होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। और उसी समय है वो वंदे मातरम को भी एक प्रकार से स्वीकार किया गया था भी। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 5 आता 35 और 35 चौका कितना होता है 140 होता है, इसको गुणा कर रहा है भी। और 7 सिक्के 42 और 42 पंजे 210 होता है भी। और 8 दुए 16 और 16 चौके 64 हो गया। तो इसी प्रकार से 9 पंजे 45 और 45 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 217 आ जाए, तो 45 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 3 6 चौका 24 और 3 27 270, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है, तो वो 1971 से है भी। कब से, 1971 से, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है, तो वो लोक उद्यम विभाग देता है भी। लोक उद्यम विभाग है वो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न को दर्जा देता है, वो लोक उद्यम विभाग देता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, ओ 15 पे और के 11 पे, डायरेक्ट लिख रहा है तो ये 3, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, आंकड़ों की माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दो। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 कितने होते भी, तो 16 और 3 19, यानी आपके पास में बचेगा 1। और उसके बाद में 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4, 12 और 4 कितने हो जाएंगे भी, 16, 16 और 3 19, ठीक है। उसके बाद में 2 और 7, 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24, और 24 में 16 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भी, तो 10, 2 और 1 3 और 1 4 40, 40 और 1 41, तो ये आपके पास में आ जाएगा 41.9। कितना आ जाएगा भी, 41.9 आ जाएगा। उसके बाद में राशियों का योग तो 41.9 आ गया। राशियों की संख्या 1 2 3 4 और 5, तो 5 का भाग लगा दो भी, तो ये आपके पास में आ जाए 5 8 40 बच गया, 1 19 लगेगा, 5 3 15 बच गया, 4 5 8 40, तो ये आपके पास में 8.38 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब y का मान ज्ञात करना है आपको। y का मान ज्ञात करना है तो 18 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 18 2 36 और 18 2 36 22 आ गया, 22 5 110 और 110 में से 100 निकलेगा तो आपके पास में कितना बचेगा अभी, 10 बचेगा।
अपॉन में क्या है भी y है, और यहाँ पे ये आपके पास में आ जाएगा 7 की स्क्वायर 49 अपॉन में 8 प्लस में 3.875। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 इसका एलसीएम आ गया 49 प्लस में 8 5 40 4 और 8 7 56 और 4 60 6 और 8 8 64 64 और 6 70 और 7 और 8 या 24 और 7 कितने हो जाएंगे भी? तो 24 और 7 है वो आपके पास में हो जाएगा 31 यानी 31 हो जाएगा। अब 31 और कितने के बाद में 3 के बाद में दशमलव लगेगा तो 31 और 49 कितने हो जाएंगे? तो ये आपके पास में हो जाएगा 80 अपॉन में 8, तो 8 एकम 8 और 8 दाएं 80। तो यहाँ पे देखो भी 10y अपॉन में क्या है भी 10y बराबर में 10 आ गया, इसका मान भी कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे 10y अपॉन में 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर लेके आ जाओ, 10 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा y बराबर आपके पास में 10 और ये 10 है वो इसके 10 के भाग में आ जाएगा, तो y का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी वर्ष 2019 में किन दो राज्यों में मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मतदान का 2019 में बताना है भी। तो 2019 में मतदान का मतदान प्रतिशत में दे रखा है, तो एक तो 78% ये रहा भी ई का, और एक आपका रह गया बी का। बी व ई का, बी और ई का मतदान है वो 2019 में सबसे ज्यादा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा रहा भी, पहले स्थान पर कौन सा रहा, तो इनका पहले अपन क्या करते हैं भी सभी का जोड़ लेते हैं भी, सभी का जोड़ लेते हैं और उसके बाद में 2 का भाग लगा देंगे, तो ये आपके पास में औसतन आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे आपको क्या है, अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तो इसमें 5 कैंडिडेट का आपको क्या है जोड़ना पड़ेगा, और ऑप्शन के हिसाब से देख कर करोगे ना तो आपको क्या है 4 ही कैंडिडेट का जोड़ना पड़ेगा, 1 कैंडिडेट का जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर है वो ऑप्शन का देख लेते हैं अपन। ऑप्शन क्या है, सी है, इसका आंसर क्या है सी है। तो सी में देख लेते हैं 75.80 75.80 प्लस में और 62.65 बराबर क्या आ जाएगा 138.45, और इसमें भाग दे देते हैं 2 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में औसतन कितना आ जाएगा 69.225 69.225। अब ये दूसरे स्थान पर है भी, ये आपका क्या है दूसरे स्थान पर है, और इसमें पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो ई है वो पहले स्थान पर अभी, ई है वो पहले स्थान पर है, तो ई क्या है 70.24 और प्लस में 78.90 और फिर क्या करना है भाग करना है 2 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में 74.57 ये 1 नंबर पे है। आपको द्वितीय स्थान पे पूछा है तो द्वितीय स्थान पर सी आ जाएगा अभी। तो आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, तो सबसे ज्यादा अभी निकाल के आए हैं भी, ई का सबसे ज्यादा है और सी का है वो 2 नंबर पे है, ई 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे 55.75 सी का देखो भी 55.75 प्लस में 57.45 तो ये आपके पास में 113.2 है, और भाग देना है 2 का, तो ये आ जाएगा 56 कितना आ जाएगा 56.6 आ जाएगा, जो कि सबसे कम मतदान है। तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक लग रहा है, यानी इसको ये लिखा है तो यहाँ पे B को Y लिखा, E को V लिखा, R को I लिखा, T को G लिखा और H को S लिखा, यानी विपरीत क्रम लिख रहा है। B का विपरीत होता है Y, E का विपरीत V होता है, R का विपरीत I होता है, T का विपरीत G होता है और H का विपरीत है वो S होता है। तो यहाँ पे देख लो भी विपरीत R को I लिख रहा है, तो इसका मतलब ये रहा। तो कौन से कोड का यूज किया गया है, तो कोड 3 का यूज किया गया है अभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी 5 मित्र हैं A, B, C, D और E कैंटीन के एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे दाएं से बाएं ओर यानी इस प्रकार से है, और दायां कौन सा होगा, दाएं से बाईं ओर, तो ये इस प्रकार से बैठे हैं। B है, यहाँ पे B आ गया, उसके बाद में A आ गया, उसके बाद में E आ गया,
और उसके बाद में डी आ गया और उसके बाद में सी आ गया। इस प्रकार से 5 कैंडिडेट बैठे हैं अभी। और कुछ समय के बाद में ई बी के साथ, ई है वो बी के साथ में स्थान चेंज कर लेता है और उसके बाद में ए है वो डी के साथ में स्थान चेंज कर लेता है, तो ये ए आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। तो अब उसने पूछा है भी आपस में स्थान चेंज करने के बाद में अब डी का स्थान कौन सा है, डी किसके बीच में बैठा है, तो डी है वो बी और ई के बीच में बैठा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 7 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ और जी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो, सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठी है। अब दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन उत्तर की ओर मुख करके भी आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो सी है वो डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठी है, डी के दाईं ओर, तो डी ये रहा और दाईं ओर तो सी यहाँ पे आ जाएगा। डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो डी यहाँ पे है। ए किसी एक सिरे पर तथा ई का पड़ोसी है, ए है वो किसी एक सिरे पर और ई का पड़ोसी है। ई तथा सी के मध्य में केवल बी बैठा है, तो इसका मतलब 1 2 और 3 और यहाँ पे आपका टोटल 7 लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे किसी एक सिरे के ऊपर, किसी अंतिम सिरे के ऊपर ए बैठा है भी। और इसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है भी ए और ई पड़ोसी है, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आगे इसने बोला भी ई और बी के मध्य में बी बैठा है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 कैंडिडेट बच गए, 2 कैंडिडेट जी यहाँ पे आ सकता है और एफ आपका यहाँ पे आ सकता है, या फिर एफ आपका यहाँ पे आ जाए और जी आपका यहाँ पे आ जाए। अब इसने बोला भी इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी, एफ या जी एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, बिल्कुल बैठे हैं भी। एफ और जी अपना स्थान कितना भी चेंज कर ले, भी एफ की जगह जी आ जाए, जी की जगह एफ आ जाए, लेकिन ये बैठेंगे एक दूसरे के बगल में ही। ई और ए, तो ई ये रहा और ए ये रहा, ये भी बिल्कुल सही है। सी और बी, तो सी ये रहा और बी ये रहा, ये भी बिल्कुल सही है। डी और ई, डी आपका ये है और बी ई आपका ये है, तो ये बगल में नहीं बैठे, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है बी द forward has been given out of which 3 are alike is some manner and 1 is different, select the odd one। यानी विषम को आपको चूज करना है। एडवोकेट हो गया, टीचर हो गया और डॉक्टर हो गया, लेकिन इसमें इंस्पेक्टर है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा भी। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे एडवोकेट यानी वकील और टीचर यानी शिक्षक और डॉक्टर, ये तीनों के तीनों हैं वो एक सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। जैसे वकील है, टीचर शिक्षा देने का कार्य करेगा और यहाँ पे डॉक्टर है वो आपका चिकित्सा यानी शिक्षा से संबंधित सेवा देगा। लेकिन इंस्पेक्टर है वो इसके अंदर एक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा भी, वो एक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है भी इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर इसमें अलग हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें असंगत बताना है आपको कौन सा है, तो ये हो जाएगा 14 16 और 18, ठीक है, और 11 13 और 15, और उसके बाद में अगला है 3 5 और 7, और यहाँ पे अगला देखें तो ये 18 फिर 19 और फिर 21, तो ये आपका अलग हो जाएगा भी। बाकी सभी के अंदर है वो एक एक का गैप है भी, इसके अंदर है वो गैप नहीं है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है भी आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे 1.5 का गैप आ गया, और उसके बाद में इसके अंदर है वो 3 का गैप आ गया, और उसके बाद में 6 का गैप आ गया, और उसके बाद में ये 12 का गैप आ जाएगा, और उसके बाद में 24 का गैप आएगा। यानी 1.5 का दुगुना 3 होता है, 3 का गैप, फिर 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, तो इसमें 24 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 4 और 3 7 और 47.5 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी क्या लिखेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में ARMY, यानी आर्मी को क्या लिख रहा है ये, तो ये लिख रहा है ARMY को लिख रहा है XOJV,
तो यहाँ पे अपन बात करें तो इसके अंदर है वो a, और a का इसने x लिखा है और r का इसने क्या लिखा है भी, तो r को o लिखा है और m को j लिखा है और y को v लिखा है। तो -3 किया है भी इसने, सभी के अंदर है वो -3 कर रहा है ये, तो इसके अंदर भी -3 कर दो। -3 करोगे तो z आ जाएगा और यहाँ पे -3 करोगे तो आपके पास में x आ जाएगा और l 12 पे आता है, 12 में -3 करोगे तो 9 आ जाएगा i, और c में -3 करोगे तो z आ जाएगा, और u ये 21 पे आता है, 21 से -3 करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 18 r आ जाएगा, और l आता है 12 पे और 12 में -3 करोगे तो i आ जाएगा, a के अंदर -3 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भी, x आ जाएगा, और t में -3 करोगे तो 17 यानी q आ जाएगा, और o में -3 करोगे तो b 12 आ जाएगा, 12 पे आता है l, और r में -3 करोगे तो 15 पे आता है o। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -3 कर रहा है प्रत्येक के अंदर। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इस 96 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार सर्कल करो भी, नेक्स्ट क्लास कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। z आता है 26 पे और यहाँ पे o आता है 15 पे और k आता है 11 पे, तो 10 और 15 11 और 15 टोटल कितना होता है, योग 26 होता है। इनका भी योग 26 होगा और इनका भी योग 26 होगा, तो j आता है 10 पे, b आता है 2 पे, i आता है 9 पे, तो ये आपके पास है 19 और 2 कितने हो गए भी, 19 और 2 21 हो गए। अब इसको 26 बनाने के लिए आपको 5 जोड़ना पड़ेगा और 5 पे क्या आता है e, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे e आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, m आता है 13 पे, 13 में से 1 घटा दिया, a आता है 1 पे 1 घटा दिया, n आता है 14 पे 1 घटा दिया, यानी -1 कर रहा है भी, तो यहाँ पे -1 करोगे तो z, और इसमें -1 करोगे तो डबल o, और l है वो 12 पे आता है, -1 करोगे 11 यानी k, और e आता है 5 पे, -1 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये d। तो आपका राइट आंसर देख लो भी क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, नेशन को 72 लिख रहा है, यानी n आता है 14 पे और a आता है 1 पे, तो 14 और ये 14 और ये 14 28 और 1 है 29, e आता है 20 पे, 20 और i आता है 9 पे, तो ये भी 29 हो गया, और उसके बाद में o आता है 15 पे, तो इसका देख लो भी कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 18 और 5 23 2, और उसके बाद में 2 2 4 और 2 6 और 1 7 यानी 73, -1 कर रहा है भी, तो 73 में से 72 कर दिया इसने, -1 किया, तो इसी प्रकार से इसका NATURE का निकालोगे तो इसका योग है वो 79 होगा भी, -1 78 कर दिया। अब इसका योग करके देख लो तो ये 16 P 16 पे आता है और A आता है 1 पे, तो 16 और 1 17, और K आता है 11 पे, E आता है 3 पे, 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो 14, और 5 और 4 9, तो इसको योग करोगे तो 7 और 4 11 और 9 20, 2 और 2 4 यानी 40 हो गया। 40 में से -1 करोगे तो 39 आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है डायरेक्ट, यहाँ पे लिख रहा है E आता है 3 पे, A आता है 1 पे और L आता है 12 पे, डायरेक्ट लिख रहा है भी, तो W आता है 23 पे और A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, C आता है 3 पे और H आता है 8 पे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही भी, और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।